शर्मा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने कूलॉम्स के सदिश नियम के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने देखा था कि कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। बच्चों, आज हम कूलॉम के नियम का एक अंतिम रूप पढ़ेंगे जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा। उसका हम विद्युत क्षेत्र शुरू करेंगे। तो जो ये आखिरी टॉपिक है तो बच्चों इसका नाम है बहुल आवेशों के बीच बल। बच्चों, ये भी हमारे अध्याय फर्स्ट में विद्युत आवेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बच्चों, इस पे हमें सबसे ज़्यादा विमेकल मिलते हैं। तो बहुत आवेशों के बीच बल का क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा आवेश एक साथ एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं तो किसी एक आवेश पर, जिसे हमने यहाँ पे Q1 माना है, बाकी सब आवेशों का जैसे Q2, Q3, Q4 का जो परिणामी बल होता है वो किस प्रकार निकाला जाता है, तो इसको हम समझेंगे और अच्छी तरह इसको परिभाषित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि Q1 पे लगने वाले कितने बल हमें ज्ञात हैं और उनको हम कैसे उनका परिणामी बल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम Q2 को देखें तो Q2 Q1 पे जो बल आरोपित करता है उसका नाम हमने F12 रखा है। बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम ये सदिश रूप दिखा रहे हैं, बल एक सदिश राशि है, तो हम यहाँ से Q1 और Q2 का एक एकांक सदिश भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने Q1 और Q2 के बीच में जो एकांक सदिश दिखाया है बच्चों, वो R12 दिखाया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों, मैं Q3 पे एक एकांक सदिश दिखाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा R13। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार मैं एक सदिश और दिखाऊंगा जो Q4 और Q1 के लिए होगा, उसका नाम होगा R14। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इन सदिश का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही रूप है कि ये लगने वाले बल की दिशा को निर्देशित करते हैं। जैसे R12 की दिशा जो होगी वही F12 की दिशा होगी, R13 की जो दिशा होगी वही F13 की दिशा होगी, और R14 की जो दिशा होगी वही F14 की दिशा होगी। अब हम देखेंगे कि हम इसका परिणामी बल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, पहले हम इसको एक चित्र द्वारा ही देखेंगे। तो इसको मैं आपको एक चित्र द्वारा समझाता हूँ, इसे आप ध्यान से समझा। बच्चों, सबसे पहले अगर हम दो आवेश के बलों को ध्यान से देखें, एक Q2 और एक Q3, तो इस पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आवेश है वो Q1 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पे जो आवेश है वो Q2 है। इसके बाद यहाँ पे जो आवेश है वो Q3 है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि Q3 जो Q1 पे बल आरोपित करता है वो F13 है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे जो Q1 पे बल आरोपित करता है वो F13 है। बच्चों, इसी प्रकार अगर हम Q2 को देखें तो Q2 जो Q1 पे बल आरोपित करता है उसका नाम हमने क्या रखा बच्चों? F12। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी हमने Q4 को इसमें नहीं दर्शाया है। तो बच्चों, हमारे पास दो आवेशों के लगने वाले जो बल हैं वो F12 और F13 है। हम जानते हैं बच्चों कि F12 और F13 ये दोनों एक सदिश बल हैं, तो इनका जो परिणामी बल होगा वो किस तरीके से होगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमने एक 11वीं में एक तरीका पढ़ा था वेक्टर का, यानी सदिश का जोड़ का नियम। तो बच्चों, हम सदिश का जोड़ का नियम यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम Q1 पे लगने वाले बल F12 और F13 का परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम जानते हैं कि यदि दो सदिश हमारे पास इस प्रकार हो जो एक दूसरे से किसी बिंदु पर आरोपित हो रहे हो, और अगर एक का नाम हम वेक्टर A या सदिश A रख दें और दूसरे का नाम वेक्टर B रख दें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तो हम देखते हैं इन दोनों का परिणामी हमें कहाँ प्राप्त होता है बच्चों? हमें इन दोनों का परिणामी प्राप्त होता है ये क्या है बच्चों? ये परिणामी है जो सदिश A और सदिश B से बनने वाले। अगर हम A के पैरेलल यहाँ पे एक रेखा खींच दें, B के पैरेलल हम एक रेखा खींच दें, तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा बच्चों, ये जो विकर्ण है यही A और B का परिणामी सदिश कहलाएगा। तो बच्चों, इसी जो हमारे नियम को हम यहाँ पे आरोपित करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे F12 और F13
दोनों एक दूसरे पे एक ही बिंदु पे बल आरोपित कर रहे हैं, जिसका नाम हम बिंदु P रख देते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम देखेंगे F12 और F13 का जो परिणामी होगा वो इससे बनने वाले समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। तो बच्चों अगर हम F12 से F13 के समांतर एक रेखा खींच दें इस तरीके से, और F13 से F12 के समांतर एक रेखा खींच दें इस तरीके से, तो बच्चों हम देखते हैं कि हमें एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। और अब इस चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा जो उस बिंदु से खींचा जाएगा जिस बिंदु पर ये आवेश बल लगा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो हमें विकर्ण प्राप्त हुआ ये F12 और F13 का परिणामी बल कहलाएगा। तो बच्चों इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम F डैश रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि अभी हमने दो आवेश जो आवेश Q1 पर बल आरोपित कर रहे थे उनका एक परिणामी बल ज्ञात कर लिया जिसका नाम F डैश है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक और आवेश भी है जिसका नाम हमने Q4 रखा हुआ है। ये Q4 Q1 पे बल जो लगाता है और उन सब बलों का परिणामी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इस बार Q4 को भी अपने चित्र में दिखाया है, हम इन चित्र का नाम डाल देते हैं। एक चित्र हमने डाल दिया A और एक चित्र का नाम हमने डाल दिया 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम देखते हैं कि हमें Q2 और Q3 के बल प्राप्त हो चुके हैं जिनका परिणामी F डैश है। तो बच्चों हमने थोड़ी देर के लिए सारे आवेश धनात्मक माने हैं, धनात्मक के लिए हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं जो Q4 हम पे बल लगा रहा है, Q1 पे बल लगा रहा है, वो कितना बल लगा रहा है बच्चों, F14। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास सिर्फ दो बल रह गए हैं, एक F डैश जो Q1 और Q2 पे लगने वाले बल का परिणामी है Q2 द्वारा, और एक है F14। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाएं, तो बच्चों यहाँ पे भी हम जो है सदिश के जोड़ का नियम लगाएंगे। वो क्या है, यदि दो सदिश A और B हैं और उनकी दिशा एक ही होती है तो बच्चों उनका जो परिणामी होता है वो जुड़ जाता है, A और B जुड़ जाएंगे और उनका परिणामी हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। तो बच्चों इसी नियम को भी हम यहाँ पे आरोपित करेंगे। तो बच्चों अगर हम जितना भी हमें परिणामी बल प्राप्त हो रहा है उसको हम FR मान लें, FR। तो FR जो है इन सभी बलों का परिणामी बल होगा, और हम कह सकते हैं कि वो सीधा सीधा हमें कैसे प्राप्त होगा बच्चों, हम कह सकते हैं F डैश। तो F डैश क्या था बच्चों, F डैश था Q1 पे Q2 द्वारा लगाया गया बल, Q1 पे Q3 लगाया गया द्वारा बल का परिणामी F डैश। और बच्चों हम देख रहे हैं Q4 का जो बल लग रहा है F14 वो भी एक ही दिशा में, तो उसे हम इसके साथ जोड़ देंगे। बच्चों यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी बता दूं, यहाँ पे हमें सदिश का जो है चिन्ह जरूर यूज करना है यानी लगाना है। तो यहाँ पे हम सदिश का साइन लगाएंगे इस तरीके से और इसका नाम समीकरण 1 रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सिर्फ देखा कि अगर बहुत सारे आवेश आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे हो और हम किसी एक आवेश पर दूसरे सभी आवेशों का बल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें उसमें सदिश के जोड़ का नियम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी बच्चों इस पे हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन अभी हमारा सिर्फ जो इसका मकसद था वो ये बताना था कि हम किस प्रकार से अपने बलों को निरूपित करेंगे और उनका परिणामी बल ज्ञात करेंगे। अब हम एक ऐसा सूत्र प्राप्त करेंगे जिससे हम ये समझ पाएं कि जितने भी आवेश किसी एक आवेश पे बल लगाते हैं उस सूत्र से हम उनका परिणामी बल कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम कहते हैं यदि एक आवेश पे लगने वाला सभी आवेशों का परिणामी बल FR हो इस तरीके से बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे आवेश का जो बल लगेगा यानी हम कह सकते हैं कि F1 जो एक आवेश का बल है, दूसरा F2 जो दूसरे आवेश ने लगाया है, और इसके बाद यदि n आवेश हैं तो बच्चों हम कह सकते हैं Fn। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चला, इससे हम सिर्फ इतना बता पा रहे हैं कि हमें सभी बलों का सदिश जोड़ करना होगा। हम सिर्फ इससे इतना ही बता सकते हैं। इस समीकरण का नाम हम समीकरण A रख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक बल का मान निकालेंगे, F1 F2 Fn जिस भी तरीके से हमें निकालना है। तो अब बच्चों सबसे पहले हम उस बल का मान निकालेंगे जो Q2 आवेश ने Q1 पर लगाया है, जिसको हमने क्या माना हुआ F12। तो इसमें हम कूलाम का नियम लगाएंगे बच्चों, तो हम कहेंगे कूलाम के नियम अनुसार तो बच्चों कूलाम का नियम हम सब जानते हैं, दो आवेशों के बीच जब बल लगता है तो क्या होता है, F12 इसमें हम सदिश का चिन्ह लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक आवेश हमारे पास क्या है बच्चों Q1 और दूसरा आवेश हमारे पास क्या होगा Q2। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ध्यान से एक बात बताना चाहता हूँ
कि क्योंकि हम यहाँ पे सदिश रूप ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें F12 की दिशा में जो एकांक सदिश है वो भी दिखाना होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास आएगा R12 का सदिश रूप और यहाँ पे बच्चों परिमाण आएगा दूरी का, तो दूरी के बीच का जो परिमाण है वो R12 और उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। तो इस प्रकार से हम सभी बल एक एक करके लिखेंगे और वो बल जो हम लिखेंगे उन सब का हम सदिश जोड़ करेंगे। तो दूसरा बल क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा बल हो सकता है F1। बच्चों आवेश अभी भी Q1 ही है, एक आवेश Q1 ही है, दूसरा आवेश बदल गया है, उसका नाम क्या हो गया बच्चों? 3। तो हम कहेंगे F13 और बच्चों ये आएगा 1/4πε0 Q1 Q3 और उसका एकांक सदिश। तो उसका एकांक सदिश क्या है बच्चों? R13। तो हम कहेंगे R13 और ये आ जाएगा उसके बीच की दूरी का परिमाण। इस प्रकार बच्चों यदि हमारे पास n आवेश हैं तो n आवेश को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? n आवेश को हम लिख सकते हैं F1n। ठीक है बच्चों, या हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करके ऐसे लिख सकते हैं F1n बराबर 1/4πε0। बच्चों आवेश अभी भी Q1 ही रहेगा और अब जो अंतिम आवेश हो गया है वो Qn हो गया है और उनके बीच का एकांक सदिश होगा R1n का कैप अपॉन R1n का स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार बच्चों आप ये मत कंफ्यूज होना कि हमने यहाँ पे n वाला आवेश नहीं दिखाया, क्योंकि अगर हम इसी प्रकार लिखते हैं तो हमें n आवेश पता चल जाएगा, क्योंकि Q1 वैसा ही रहना है, अगला आवेश चेंज होता रहेगा। यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ पे Q3 आएगा, यहाँ पे Qn आएगा। तो इस प्रकार हमें सभी अलग अलग बलों का ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन अभी हमने परिणामी बल नहीं निकाला है। अब हम एक एक बल का मान अपने जो हमारे पास समीकरण है ए उसमें रखेंगे। तो बच्चों हम कहेंगे हमें परिणामी बल किस प्रकार प्राप्त होगा? Fr बराबर। तो बच्चों आप एक बात देख सकते हो, हमारे सभी बलों में 1/4πε0 बिल्कुल सब में कॉमन है और Q1 आवेश भी सब में कॉमन है। तो क्या हम इसे अभी कॉमन ले सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि 1/4πε0 Q1। इससे हमारा थोड़ा लिखना बच जाएगा और हम अपनी समीकरण तक पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद हम देखें कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों एक बार Q2 है, फिर Q3 है, Qn है, तो हम कहेंगे Q3। ठीक है बच्चों, एकांक सदिश R और यहाँ पे Q2 है तो हम यहाँ पे Q2 लगाएंगे, R12 और R12 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो बच्चों अब हम देखें अगला आवेश क्या हो सकता है? Q3, R13 का एकांक सदिश R13 का स्क्वायर प्लस आगे तक हम बच्चों सारे आवेश हमें दिखाने की जरूरत है, आगे हम अंतिम आवेश दिखा देंगे और ये आवेश हो सकता है Qn R1n बटा R1n का स्क्वायर। तो बच्चों हमें एक समीकरण प्राप्त हो रही है, एक सिर्फ निरूपण है जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हम सदिश जोड़ को लिख सकते हैं। इसके आधार पे हम आगे अपने न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों अगर हम इससे अपनी समीकरण का एक अंतिम रूप दे दें तो हम कह सकते हैं कि हमें जो प्राप्त होता है परिणामी बल, उसकी समीकरण इस प्रकार है, Fr 1/4πε0 Q1। बच्चों यहाँ पे हम एक गणित का सिंबल लेंगे जिसे हम सिग्मा बोलते हैं और यहाँ पे अगर n पद है तो यहाँ पे हम लिख देंगे I = 1 से n तक। तो Q2 के बच्चों यहाँ पे अब हम अपनी इस समीकरण को एक लघु रूप में गणित के एक क्या कह सकते हैं हम संकेत द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1। बच्चों अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 Qn है हमारे पास, तो हम यहाँ Qi लगा सकते हैं, या एक काम करते हैं सबसे पहले एक सिग्मा साइन लेते हैं, ये गणित का एक सिंबल है और यहाँ पे हम I = 1 से n तक लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा Qi R1 क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि 1 तो सभी में था, हम सारा जो भी हमने बल निकाला है अपने 1 वाले यानी Q1 आवेश पे निकाला है और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों I और इसके ऊपर कैप और यहाँ पे आ जाएगा R I का स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हो इस प्रकार हमें एक लघु रूप प्राप्त हो गया है। यदि हम बच्चों I का मान रखते जाएं 1 से 1 2 3 4 n तक,
तो जैसे जैसे हम आई का मान रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें वो समीकरण प्राप्त होती रहेगी। तो बच्चों ये हमें एक समीकरण प्राप्त होती है जो सिर्फ इतना बताती है, इसका नाम हम बी रख देते हैं, जो हमें सिर्फ इतना बताती है कि किसी एक आवेश पर सभी आवेशों का जो बल होता है वो उन बलों का सदिश जोड़ होता है। तो बच्चों में कई बार इस तरह से लिखने के लिए आ जाती है और इसके ही आधार पर हम आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब हम बहुल आवेश के बीच लगने वाले बल के नियम को परिभाषित करेंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो परिभाषा अब हम इस प्रकार से देखते हैं, किसी आवेश पर, किसी आवेश का मतलब बच्चों जैसे यहाँ पे हमने Q1 आवेश लिया है, तो किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण, कई अन्य आवेशों का मतलब है Q2, Q3, Q4, Qn के कारण बल उस आवेश पर लगने वाले उन सभी बलों के, यानी इस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के, जैसे F12, F13, F14 सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने सदिश योग किया है, आप देख सकते हैं सदिश योग का मतलब है हमें हर बल की दिशा को निरूपित करना है, तो हमने उसके लिए एकांक सदिश लिया है बच्चों। और इसी सिद्धांत को बच्चों हम आपको बता देते हैं, इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे काम आता है, इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और अब हम इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल के द्वारा समझेंगे। अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत पर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इस न्यूमेरिकल से हमें बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि किस प्रकार हम किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के परिणामी बल को पता कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक प्रश्न है यहाँ पे, इसे हम ध्यान से देखेंगे। दिए गए चित्र में बच्चों एक समान तीन आवेश, इसमें Q1, Q2, Q3 तीन आवेश हैं जिनके परिमाण हमें गिवन है 2.0 गुणा 10⁻⁶ गुणा। तो बच्चों सभी पर आवेश समान है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। तो समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है बच्चों की, उसके सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। उसकी तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं जो बराबर हैं, 5 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं हैं। तो बच्चों अब हमसे क्या पूछा जाता है, तो हमसे पूछा जाता है कि हमें Q1 आवेश पर Q2 व Q3 का, Q2 व Q3 जो भी इस पे बल लगाएंगे उसका परिणामी बल ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो हम उसका परिणामी बल ज्ञात करेंगे, उसके बाद उस बल की दिशा भी बताएंगे। तो इस प्रकार हम इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरह करेंगे जिससे हमें अध्यारोपण का सिद्धांत भली भांति पता चल जाएगा। तो अब हम इसको ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार हमें बलों की दिशा को दिखाना है। तो बच्चों हमें एक समबाहु त्रिभुज गिवन है, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार। अब बच्चों हमारे पास जो आवेश हैं वो हमने एक को Q1 माना हुआ है, एक को Q2 माना हुआ है और एक को Q3 माना हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जो Q1 है बराबर Q2 है बराबर Q3, तो बच्चों ये सभी आवेश समान है और ये हमारे पास धनात्मक है। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि ये हमारे पास धनात्मक आवेश है। तो बच्चों अगर ये सभी आवेश धनात्मक हैं और हमें किसी एक आवेश पर बल दिखाना है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो Q2 है वो भी धनात्मक है, Q1 भी धनात्मक है और Q3 भी धनात्मक है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अगर हम सबसे पहले Q2 का बल Q1 पे दिखाएं तो ये कैसे हमें दिखाई देना चाहिए। तो बच्चों ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक सदिश का निशान लगा दिया है और इस बल का नाम रख दिया है F1। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों Q3 भी क्या करेगा, Q1 पे एक बल लगाएगा जो प्रतिकर्षित बल होगा, तो वो इस तरीके से लगेगा। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि दोनों आवेश समान है तो हमें दोनों के जो सदिश रूप है वो समान दिखाने चाहिए। ये थोड़ा सा भी डिफरेंस हमें, यानी थोड़ा सा भी अंतर नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बल को यदि हम F2 का नाम रख दें, इसका नाम हमने F2 रख दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों F1 Q2 के द्वारा लगाया गया बल है, F2 Q3 के द्वारा लगाया गया बल है, लेकिन अभी हमें परिणामी बल पता नहीं चला है। तो बच्चों यहाँ पे हम एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे कि सभी जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का जो मान होता है वो समान होता है, यानी 60 डिग्री। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि F1 F2 का जो परिणामी बल है वो किस प्रकार हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे अगर हम 11वीं का अपना सदिश जोड़ का नियम लगाएं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो बनने वाला समांतर चतुर्भुज होगा उसका जो विकर्ण होगा बच्चों वही हमें इसका परिणामी बल देगा। तो ये परिणामी बल होगा यहाँ पे जिसका नाम हम FR रख देते हैं, FR।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि Fr जो है F1 F2 का परिणामी बल होगा। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली बच्चों, बहुत जरूरी है कि ये F1 F2 के जो बीच का कोण है ये कितना होगा। तो बच्चों F1 F2 के बीच का कोण उतना ही होगा जो समबाहु त्रिभुज के इस कोण का मान होगा, क्योंकि शीर्ष विमुख कोण है तो हम इसको कह सकते हैं कि इस कोण का मान 60 डिग्री यानी 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार बच्चों सबसे पहले हमने एक आरेख बनाया जिसमें हमने जो बल थे अलग अलग बल का परिणामी बल की दिशा दिखाई, यानी हम सदिश जोड़ के नियम की तरफ चल रहे हैं। तो बच्चों अब हम इसके लिए अपना सूत्र स्थापित करेंगे, या स्थापित क्या हम सूत्र को इसके लिए अपना मान रखेंगे इसके सूत्र में। तो कैसे रखेंगे, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो परिणामी बल होता है उसका जो मान है वो इस प्रकार निकाला जा सकता है। Fr बच्चों इसका हमें क्योंकि परिमाण चाहिए तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, और इसका जो मान होता है वो इस प्रकार होता है, अंडर रूट आएगा बच्चों, यानी वर्गमूल लगाना है पहले बल का यानी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉस में एंगल क्या लेना है। तो बच्चों कॉस में जो हमारा कोण होगा वो कोण वही होगा जो F1 और F2 के बीच का है, यानी हमारे पास हमें लेना है 60 डिग्री। बच्चों इस समीकरण का नाम हमने क्या रख दिया, A। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने सदिश जोड़ के नियम का जो है सूत्र का पालन किया है। अब बच्चों हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास cos 60 है, तो जरा cos 60 का मान हमें पता होना चाहिए। तो हम कहते हैं जो cos 60 होता है उसका मान हमारे पास कितना होता है बच्चों, वो होता है 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये मान हमारे पास है cos 60 का 1/2। अब हमारे पास F1 F2 में देखना है हमें कि हमें F1 F2 पे क्या करना है। तो बच्चों एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पे इसका मान नहीं रखेंगे। हम एक बात ध्यान से देखेंगे, सभी आवेश बराबर हैं और हमें सभी आवेशों के बीच की दूरी भी दी हुई है जो कि समान है। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये सभी दूरियां समान है, 5 सेंटीमीटर की हमें दूरी दी हुई है। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या ये बल अलग अलग होंगे? नहीं, जो F1 F2 होंगे उनके मान बराबर होंगे। तो हम कहेंगे बिकॉज यानी क्योंकि F1 बराबर F2। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम क्या करते हैं F1 F2 की जगह कोई एक बल का नाम रख देते हैं। तो हम कहेंगे इसलिए F1 बराबर F2 बराबर F। तो बच्चों हमने बार बार F1 F2 ना लेके एक नाम रख दिया F। अब जहां भी F1 F2 आएंगे हम उसके लिए क्या रख देंगे, F रख देंगे। तो हमारा थोड़ा सूत्र आसान हो जाएगा, इससे आपको भी थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगी। तो बच्चों अब इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से। तो बच्चों समीकरण 1 में कैसे हम करेंगे, हम कहेंगे Fr बराबर, तो बच्चों F1 की जगह में रखना है F स्क्वायर, F2 की जगह क्या रखना है F स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और 2 हमारे पास है और F1 F2 की जगह फिर हमें F रखना है और F रखना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं जिससे हमें ये दिक्कत ना आए कि क्या ये इनके बीच में क्या चीज है। अब बच्चों cos 60 जो हमारे पास होता है वो 1/2 होता है, जो हमने पहले ही लिख दिया है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हम देखें तो F स्क्वायर और यहाँ पे हमें मिलेगा F स्क्वायर और इसका नाम हम रख देते हैं समीकरण 2। तो बच्चों देखो एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने किसी भी बल का मान अभी नहीं रखा है, हमने सिर्फ अपनी समीकरण को बहुत आसान किया है। हम इसका मान निकालेंगे कूलाम के नियम के द्वारा। तो बच्चों हम जानते हैं कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है वो ये होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह देते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें देखेंगे कि F बराबर 1/4πε0 Q1 क्या है बच्चों, तो सभी आवेश समान थे, हम कहेंगे 2.0 गुणा 10⁻⁻6 गुना। ठीक है बच्चों, तो जो अगला आवेश है बच्चों वो भी समान है 2.0 गुणा 10⁻⁻6 गुना। बच्चों एक बात मैं बता दूं, अभी
हम यहाँ पे कोई भी एकांक सदिश नहीं लेंगे, नाम दिखाएंगे। जब कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे सूत्र में, तो हम एकांक सदिश रखते हैं। बच्चों को सूत्र एकांक सदिश बस ये बताता है कि हमें वेक्टर के जोड़ का नियम लगाना है, और यहाँ पे हम वेक्टर के जोड़ का नियम ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमने वेक्टर के सदिश रूप को दिखाया हुआ है, यानी हमने बलों के सदिश रूप को दिखाया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दूरी कितनी है बच्चों, किसी भी आवेश की अगर दूरी ले लें तो वो 5 सेंटीमीटर है, जिसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, और उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने f के मान को देखा। अब यदि हम f का मान देखें तो हम इसे बहुत सिंपल कर सकते हैं बच्चों। इस पूरे 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹9, और बच्चों ये 2 और 2 मिलकर हमारे पास हो जाएंगे 4, और ये 10 की घात हो जाएगी -12। बच्चों अगर हम इसे देखें तो ये 5 हो जाएगा 25, यानी 25, और 10 की घात -4 है बच्चों, ये -2, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो समीकरण है धीरे 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 बहुत सिंपल होती जा रही है, आसान होती जा रही है। इस समीकरण का नाम भी हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, हम अगर इसको बहुत आराम से इसको कैलकुलेट या सॉल्व कर लें तो बच्चों हम पाएंगे, इसे आप बहुत आराम से कर सकते हो और आपको प्रैक्टिस भी होगी। इसका मान आता है 14.4 न्यूटन। ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस समीकरण को बहुत आसान कर दिया है। लेकिन बच्चों ये किसी एक बल का मान है, या तो F1 का मान लीजिए या F2 का मान लीजिए। अभी हमारा परिणामी बल नहीं निकला है, तो परिणामी बल की जो समीकरण हमारे पास थी वो क्या थी बच्चों, Fr बराबर हमारे पास था Fr F² जमा F², जिसे हम कह सकते हैं जमा F²। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, 3F²। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं देखें तो F² है, उसके ऊपर वर्गमूल है यानी अंडर रूट है, तो इसमें से एक F बाहर आ जाएगा, तो हम कहेंगे F√3 यानी 3 का वर्गमूल। तो बच्चों अब हम देख सकते हैं हमारे पास F का मान भी है, √3 का मान भी हमें पता होता है, तो हम कह सकते हैं इस समीकरण का नाम यदि हम 4 रख दें तो बच्चों हम कह सकते हैं समीकरण 4 में F का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, F का मान रखने पर, तो बच्चों अगर हम F का मान इसमें रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा जो परिणामी बल है वो आ जाएगा 14.4 √3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने अपने, बहुत ध्यान से एक चीज देखना बच्चों, अगर हम इस समीकरण का नाम 5 रख दें तो बहुत ध्यान से एक बात समझो, हमने क्या किया है इस दौरान। तो बच्चे हमने जो अध्यारोपण के सिद्धांत में देखा था कि हमें अलग अलग बलों का, यानी जितने भी आवेश बल लगाते हैं किसी एक आवेश पर, उनका सदिश योग करना है। तो हमने यहाँ पे उनका सदिश रूप दिखाया, उनका जो परिणामी बल है उसकी दिशा दिखाई, और उन पे सदिश जोड़ का नियम लगाया, और उस पर हमने बल का परिणामी बल पता कर लिया 14.4 √3। तो बच्चों ये अध्यारोपण के सिद्धांत का एक हमारे पास उदाहरण हो गया है। बच्चों इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस परिणामी बल की दिशा पता कर सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, और बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। इस परिणामी बल की दिशा या तो हम F1 से बता सकते हैं या F2 से बता सकते हैं। तो अब हम इस पे भी काम करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत ध्यान से आप एक बात समझना, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, परिणामी बल की दिशा F1 से पता करेंगे कि F1 से परिणामी किस दिशा पे है। दिशा का मतलब हमें कोण बताना है। तो बच्चों ये चीज हम F2 से ही पता कर सकते हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों 11वीं में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसी एक वेक्टर का यानी किसी एक सदिश का यदि किसी दूसरे वेक्टर से दिशा बतानी हो तो उसका फॉर्मूला होता है tan α बराबर b sin θ अपॉन a + b cos θ। बच्चों थीटा वही है जो आपको पता है, दोनों वेक्टर यानी F1 F2 जो दोनों बल सदिश बल हैं उनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि a + b हम किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ध्यान ना रहा हो, 11वीं में इसे यूज किया है हमने। तो बच्चों हम कहते हैं कि यदि हमारे पास दो सदिश हैं, एक हमने a मान लिया, दूसरा बच्चों यदि हमारे पास b है, ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं ये दो एक सदिश हैं जिनके हम इसका परिणामी बल भी जानते हैं, इसका परिणामी बल इस तरीके से या परिणामी जो होगा इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों a और b के सदिश का एंगल जो कोण होता है बच्चों वो थीटा होता है, जैसे यहाँ पे हमने थीटा दिखाया हुआ है। a और b की जगह यहाँ पे कौन है, a की जगह F1 है और b की जगह F2 है। ठीक है बच्चों, अब हमें इस r की दिशा बतानी है, तो r की दिशा क्या होगी बच्चों, r की दिशा यदि हमें a से बतानी है तो हम इसको अल्फा मान लेंगे।
तो हमने ऐसी अल्फा यहाँ पे माना हुआ है, अल्फा यानी F1 से, ठीक है बच्चों। तो जो दूसरा वेक्टर होगा, जो दूसरा सदिश होगा B कहलाएगा, तो B का यहाँ पे काम करेगा F2 और A का काम करेगा F1, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, ये हमें जो है सदिश जोड़ के नियम से ही प्राप्त होता है। तो बच्चों अगर हम समीकरण A से इसमें देखें, समीकरण A, तो बच्चों यदि हम इसमें मान रखें tan अल्फा बराबर, तो बच्चों b क्या है हमारे पास, तो b हमारे पास आपको याद है जो b है वो हमारे पास F2 है और वो आया था 14.4। अब बच्चों साइन और थीटा कितना बच्चों 60। बच्चों इसके नीचे आएगा b a बच्चों वो है जिससे हम दिशा बता रहे हैं, और ये भी कितना था बच्चों 14.4, ठीक है बच्चों, प्लस b फिर 14.4, चूंकि दोनों बल सेम आए थे, और यहाँ पे आएगा cos 60, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें एक बहुत ध्यान से आप एक बात समझ सकते हैं कि ये जो 14.4 हमारा पद है, ये ऊपर नीचे दो सब में कॉमन आएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 14.4 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है बच्चों। और 14.4 अगर हम यहाँ से भी बाहर निकाल लें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस कितना आएगा बच्चों 1/2। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें प्राप्त हो सकता है। फिर 14.4 आपस में कट सकता है। तो बच्चों इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ tan अल्फा बराबर, तो ये आया बच्चों √3/2 और ये आया बच्चों 3/2, तो 2 से 2 कट सकता है बच्चों, तो ये हमारे पास आया √3/3। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, √3 को अगर 3 से हम भाग दे दें तो हमारे पास आएगा 1/√3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने इसे बहुत ध्यान से देख लिया है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, tan अल्फा का जो हमारे पास मान आया tan अल्फा वो बराबर आया 1/√3, ठीक है बच्चों। और 1/√3 जो tan में मान होता है बच्चों वो tan 30 का होता है, tan 30। tan से tan अगर हम कट कर दें तो हम कहेंगे अल्फा बराबर हमारे पास आया 30 डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या करा, उस परिणामी बल की दिशा F1 से निकाली है जो 30 डिग्री आई है। बच्चों ये पूरा अध्यारोपण का सिद्धांत हम कर चुके हैं। यहाँ पे कूलाम का जो अध्याय है वो अध्याय हमारा खत्म होता है, लेकिन अध्याय अभी हमारा वही है, विद्युत आवेश हमारा खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आगे से क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र। तो अगली क्लास में विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।